रीमा अस्पताल के कॉरिडोर में तेज कदमों से टहल रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेबर रूम में अंदर उसकी देवरानी रेखा प्रसव वेदना से तड़प रही थी। बाहर रीमा हाथ में फ़ोन लिए लगातार घरवालों को फ़ोन लगाए जा रही थी, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। रीमा को ठंड के महीने में भी डर से पसीने छूट रहे थे। उसे डर लग रहा था कि अगर आज रेखा को कुछ भी हुआ तो उसका दोष उसके ही सिर पर आएगा। रीमा के सास ससुर कपड़ों की खरीदारी करने बाजार गए थे। देवर रोहित ऑफिस के काम से शहर के बाहर और रीमा के पति अमन का आज बिजनेस के सिलसिले में किसी के साथ जरूरी मीटिंग में व्यस्त थे। रीमा के लगातार फ़ोन करने पर उन्होंने मैसेज से रिप्लाई किया कि वो अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। किसी के फ़ोन न उठाने पर घबराहट में रीमा ने सबको मैसेज करके बता दिया कि वो रेखा को लेकर अस्पताल आई हुई है। प्रसव कमरे से अंदर बाहर करती नर्सों ने रीमा की घबराहट को देखकर रीमा से कहा, आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी। जवाब में रीमा ने कहा, मैं ठीक हूँ। रेखा की दर्द से चीखती आवाज़ रीमा के दिल की धड़कनें तेज कर देती और वो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखती भागती हुई जाती। तभी एक नर्स ने आकर कहा, सुनिए, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। रीमा भागती दौड़ती डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमें समय से पूर्व प्रसव कराना होगा क्योंकि बच्चे की धड़कनें धीमी हो गई हैं। आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। पेपर्स देखते ही रीमा के हाथ पांव डर से थर्राने लगे। आंखों से अश्रुधार फूट पड़े। तभी नर्स ने कहा, देखिए, जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास समय कम है। रीमा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पेपर्स पर साइन कर दिया। साइन करने के बाद उसने नर्स से कहा, ये लीजिए पेपर्स, लेकिन मेरी रेखा और बच्चा दोनों मुझे सही सलामत चाहिए। नर्स ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। दरअसल 8 साल पहले जब रीमा शर्मा निवास में अमन के साथ ब्याह कर ससुराल आई तो सब बहुत खुश थे, खासकर उसकी सास सुनीता जी, क्योंकि रीमा अपने साथ उनकी मुंह मांगे ढेर सारे दहेज के साथ आई थी। जैसा जितना और जो जो चीज़ें उन्होंने मांगी थी, सब कुछ चुन चुन कर रीमा के पापा ने उसको दिया था। सासू माँ ने ससुराल के कामों की सारी जिम्मेदारियों को उसको ऐसे सौंपा जैसे सब कुछ उसकी ही जिम्मेदारी थी। उसने बिना उफ किए हमेशा घर के एक एक काम किए। शादी के ठीक 2 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बेटियों के जन्म के समय डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि वो अब दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएगी, जिस घटना ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाए बैठी सुनीता जी अब रीमा को अपशगुनी मानने लगीं। वो उसकी बेटियों को भी कभी प्यार से गले ना लगाती। अमन को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो हर बार रीमा को ही समझाता, कहता, रीमा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएगी, तुम बस धैर्य रखो। रीमा का देवर रोहित उसका बहुत सम्मान करता था। वो उसकी दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता और जब भी अपनी माँ को उनके साथ दुर्व्यवहार करता देखता तो अपनी माँ को टोक देता था। कुछ सालों बाद रोहित की शादी तय हो गई।
रोहित की शादी की खबर सुनकर रीमा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ग्रहण तब लगा जब उसकी सास ने उसे शादी की रस्मों में सामने आने से मना कर दिया। सुनीता जी ने रोहित की पूरी शादी के दौरान रीमा को रसोई से बाहर नहीं निकलने दिया। शादी में आए रिश्तेदारों के बुलाने पर भी वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती। ये सब देखकर रीमा खुद भी जाने से बचती, क्योंकि उन्होंने रीमा को सख्त हिदायत दी थी कि उसकी परछाई भी उनके बेटे बहू पर ना पड़े। उसकी देवरानी रेखा घर आ गई। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत जमती। शादी के 1 साल बाद रेखा जब गर्भवती हुई तो उसके गोद भराई के समय सुनीता जी ने रीमा को अपने कमरे में बुलाकर अकेले में कहा, सुनो रीमा, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बांझ का तो मुंह फिर भी देख लो, लेकिन निर्वंशी का तो चेहरा देखना भी पाप है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रेखा की गोद भराई से पहले अपने मायके चली जाओ, जब तक कि रेखा बच्चे को जन्म ना दे दे। तुम यहाँ मत आना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी छाया उस पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। और हाँ, अमन को ये बात मत बताना, उससे कोई भी बहाना कर देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है। आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है। जब जी चाहे तुमसे और बच्चों से मिल लेगा। रीमा उस दिन इतना रोई जिसकी कोई सीमा ना थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे को जन्म ना देने से उसका इतना अपमान होगा। रीमा अगले दिन अपने मायके चली गई। रीमा को यूं अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे बिटिया, अचानक बिना बताए क्या बात है? रीमा, सब ठीक तो है ना? रीमा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आई। पापा कैसे हैं? ठीक ही हैं बेटा, आज 5 साल से बेड पर हैं। क्या कहूँ? हाँ माँ। रीमा के पिताजी को उसकी शादी के बाद ब्रेन स्ट्रोक आया और उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया, जिस वजह से रीमा अपना दुख अपने मायके में भी अपनी माँ से नहीं कहती थी। एक छोटा भाई था तो वो कितनी और किस किस की जिम्मेदारी उठाता। अगले दिन ही उसके फ़ोन पर रेखा का सुबह 10 बजे फ़ोन आया। उसने उठाकर हेलो कहा तो उधर से उसे रेखा के दर्द से कराहने और रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ रेखा, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? रीमा ने घबरा के पूछा। भाभी, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। रीमा ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप इन दोनों का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ, आकर आपको सब बताऊंगी। ऑटो से रीमा घर पहुंची तो रेखा दर्द से कराह रही थी और घर में भी कोई भी मौजूद नहीं था। रेखा को लेकर घर में ताला लगाकर रीमा अस्पताल गई। रेखा ने रास्ते में बताया कि माँ जी ससुर जी के साथ गोद भराई के लिए बाजार करने गई हैं और रोहित सुबह ही ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला गया। रेखा का अभी 7वां महीना ही चल रहा था। तभी नर्स ने रीमा के पास आकर कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है, लेकिन अभी प्रीमेच्योर होने की वजह से उसको अस्पताल में हमारी निगरानी में रखना होगा। नर्स की आवाज़ से रीमा यादों से बाहर आई। इतने में सभी घर वाले भी वहाँ आ गए। सुनीता जी ने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने सबके सामने अस्पताल में रीमा के गालों पर 2 थप्पड़ लगा दिए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए भाग 2।